नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को भारतीय दार्शनिक मंच की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय दार्शनिक मंच ने यह निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्ण रूपेण कक्षाएं चलाएंगे, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना सकें और दर्शन से जुड़े विद्यार्थियों को मदद मिल सके। भारतीय दार्शनिक मंच का मुख्य उद्देश्य भारतीय चिंतन परंपराओं को जन सामान्य तक पहुंचाना है, जिसके लिए भारतीय दार्शनिक मंच की कार्यकारिणी टीम भौतिक रूप से और आभासीय रूप से कई प्रकार की संगोष्ठियां, लेक्चर प्रोग्राम्स करवाते रहती है। भारतीय दार्शनिक मंच के तमाम कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम दर्शन शास्त्र की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कक्षा प्रोवाइड कराना है। उसी क्रम में आज से भारतीय दार्शनिक मंच एक नई पहल लेकर आया है। इस नई पहल के तहत अब भारतीय दार्शनिक मंच में हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम की अलग अलग कक्षाएं चलेंगी। पहले ऑनलाइन क्लासेस में ये बाईलैंग्वेज क्लासेस चलती थी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोमवार को हिंदी की क्लासेज होंगी, तो मंगलवार को, ट्यूसडे को अंग्रेजी मीडियम की क्लासेस होंगी। ये दोनों दिन सेम विषय वस्तु की क्लासेज होंगी। जो हिंदी मीडियम में सोमवार को पढ़ाया जाएगा वही विषय वस्तु मंगलवार को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। यही प्रक्रिया बुधवार और बृहस्पतिवार को भी दोहराया जाएगा। वेडनेसडे और थर्सडे को भी सेम चीज़ें रिपीट होंगी। इट मीन्स मंडे टू थर्सडे केवल 2 क्लास होंगी और फ्राइडे और सैटरडे को क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। और जो ये मंडे और फ्राइडे को क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होना है, ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन बाईलैंग्वेज होगा, ये अलग अलग नहीं है। इतनी बात अगर आपको स्पष्ट हो गई है, ठीक है। क्लासेस जो होंगी वो एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, और जो पेपर का डिस्कशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा और वो 2 दिन होगा, उसकी अलग अलग क्लासेस नहीं चलेंगी। अब हम जो पेपर के थ्रू डिस्कशन है, इसका जो एक विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो आप लोग को पता चल जाएगा जब आप इसका प्रयोग कर रहे होंगे, जब ये क्लासेस हो रही होंगी, तब कि कैसे हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब हम कुछ सामान्य परिचय दर्शन के बारे में ले लेते हैं, जो हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को तैयार करने से पहले दर्शन के बारे में जानना चाहिए। उस विषय को हम समझ लेते हैं। ये जानकारी न केवल दर्शन विषय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मददगार होगी, हेल्पफुल होगी, बल्कि यह जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए भी
उन दर्शन को जिज्ञासुओं के लिए भी मददगार होगी जो दर्शन के विषय में कुछ जानना चाहते। सो फिलॉसफी, द वर्ड फिलॉसफी, ये जो कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया, जो किसी भी तकनीकी शब्द को समझने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि उसकी इपिटोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक व्युत्पत्ति देखते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदी भाषा अपने शब्द भंडार के लिए संस्कृत पर निर्भर है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा अपने शब्दकोश, शब्द भंडार के लिए, वोकैबुलरी के लिए लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। तो द स्पेसिफिक टर्म, स्पेसिफिक शब्द फिलॉसफी लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलो और सोफिया से बना है। तो फिलॉसफी के सही अर्थ को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि ग्रीक भाषा में, ग्रीक संस्कृति में फिलो और सोफिया का क्या अर्थ होता है। तो ग्रीक भाषा में जो फिलो है, फिलो का अर्थ होता है लव, अट्रैक्शन, और सोफिया शब्द का अर्थ होता है विजडम या नॉलेज। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो फिलॉसफी की लिटरल मीनिंग हो गई द लव ऑफ नॉलेज और द परस्यूट ऑफ विजडम। एक दिलचस्प बात है कि जो अर्ली एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसमें विजडम एंड नॉलेज वर ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस। बुद्धिमत्ता और ज्ञान को देवताओं का विषय माना जाता था। इट वॉज बिलीव दैट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड आंसर ऑफ द यूनिवर्स रिसाइड ओनली विद द डिवाइन। तो जो जगत के संबंध में जो रहस्य है, उसका संबंध केवल देवताओं से है, देवताओं का विषय माना जाता था। जन सामान्य का विषय फिलॉसफी नहीं माना जाता था। पहली बार, फर्स्ट टाइम, पाइथागोरस ने खुद को फिलॉसफर डिक्लेयर किया। फिलॉसफर ने डिक्लेयर करने का मतलब वी आर नॉट डूइंग फिलॉसफी, वी आर लवर ऑफ दैट नॉलेज। ऐसा पाइथागोरस ने कहा कि हम फिलॉसफी नहीं कर रहे हैं, हम उस ज्ञान के अनुरागी हैं। तो फिलॉसफी को लव ऑफ नॉलेज के रूप में फिलॉसफी वर्ड को प्लेटो ने यूज किया। और फिलॉसफी की बहुत सारी डिफिनेशंस हैं। तो फिलॉसफी की कोई एक परिभाषा नहीं है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन में फिलॉसफी की डिफिनेशन चेंज होती रही, क्योंकि फिलॉसफी की डिसिप्लिन्स में जो फिलॉसफी का काम था वो भी चेंज होता रहा। तो इस तरीके से फिलॉसफी की क्या डिफिनेशन है, इस पर अभी तक फिलॉसफर कोई में कॉन्सेंसस नहीं है, कोई एक मत नहीं, एक राय नहीं। फिर भी हम फिलॉसफी के काम चलाऊ परिभाषा की बात करेंगे जो इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब अभी हम फिलॉसफी का जो हिंदी अनुवाद है दर्शन शास्त्र, उसके अर्थ को भी समझ लेते हैं। तो दर्शन शास्त्र में दो शब्द है, दर्शन और शास्त्र। तो पहले हम दर्शन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। दर्शन शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। तो जैसे अंग्रेजी भाषा अपने शब्दों को
के अर्थ को देखने के लिए हम लैटिन में या ग्रीक में जाते हैं, वैसे हिंदी भाषा के शब्द को समझने के लिए हम संस्कृत भाषा में जाते हैं। तो दर्शन शब्द संस्कृत भाषा में दृश्य धातु से, जो रूट वर्ड होता है, उससे हम उसका अर्थ देखते हैं। दृश्य धातु से इसका उद्भव हुआ है। दृश्य धातु का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम का मतलब हुआ जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है। तो देखने का काम किसके द्वारा होता है? देखने का काम तो आँख के द्वारा होता है। तो आँख दर्शन हुआ। क्या आँख दर्शन है? नहीं। यहाँ शाब्दिक अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। एक विशेष अर्थ में हम इसको ग्रहण करेंगे। व्यापक गहन चिंतन के अर्थ में इसको ग्रहण किया जाता है। तो देखने का काम केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता। उसके लिए, देखने के लिए जो हमारी पूर्व की मान्यताएं हैं, प्री सपोजिशंस हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दर्शन का अर्थ जिस दृष्टिकोण के साथ, जिस टूल के साथ, केवल इंद्रिय नहीं, जो पूर्व मान्यता है, हम चीज़ों को देखते हैं, वो दर्शन। जैसे समाजवादी विचारधारा में समाज को केंद्र में रखकर सभी घटकों को देखा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में, कैपिटलिज्म में, कैपिटल, पूंजी को सेंटर में रख के सारी चीज़ों को देखा जाता है, कैसे प्रॉफिट होगा उसकी बात होती है। तो ये सब क्या है? फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है। तो वहाँ देखने के लिए इंद्रिय, सेंस ऑर्गन तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस वर्ड व्यू बनता है वो प्री सपोजिशंस की वजह से, पूर्व मान्यताओं की वजह से बनता है। तो दर्शन कुछ पूर्व मान्यताओं के साथ चीज़ों को देखना है। किस चीज़ को देखना है? जगत को देखना है, ईश्वर के बारे में देखना है, आत्मा के बारे में देखना है, मन के बारे में बात करनी है, भाषा के बारे में बात करनी है, हर चीज़ के बारे में। तो वो दर्शन। शास्त्र वैसे किसी का संकलन, अध्ययन जो होता है वो शास्त्र होता है। तो यहाँ हम उसके सामान्य अर्थ को अगर हम ग्रहण करें, का अध्ययन, टू स्टडी, इस सेंस में समझें कि राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र, समाज का अध्ययन समाज शास्त्र, दर्शन का अध्ययन दर्शन शास्त्र। तो दर्शन क्या हो गया? विभिन्न विचारधाराएं। तो दर्शन शास्त्र में हम क्या करते हैं? विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। तो दर्शन शास्त्र में हम सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी करते हैं। जब हम भाषा दर्शन पढ़ रहे होंगे तो उसको देखें, समझें। तो दर्शन शास्त्र में विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम फिलॉसफी की एक काम चलाऊ परिभाषा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एक काम चलाऊ परिभाषा की बात करें, सो फिलॉसफी इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्निंग टॉपिक्स लाइक एग्जिस्टेंस, रीजन, नॉलेज, वैल्यू, माइंड एंड लैंग्वेज। तो दर्शन शास्त्र अस्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, मूल्यों से संबंधित, भाषा से संबंधित जो सामान्य और मूलभूत प्रश्न हैं उनका अध्ययन करता है। तो दर्शन शास्त्र सामान्य प्रश्नों का, मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है। कैसे अध्ययन करता है? तो दर्शन में जो अध्ययन की प्रणाली है वो प्रश्नोत्तर टाइप की, दार्शनिक बच्चों के तरीके से होते हैं, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, पूरा जिज्ञासा से भरे हुए। जैसे बच्चे हर चीज़ के बारे में बिल्कुल बेसिक मूलभूत प्रश्न पूछते हैं। ये कैसे है, ये क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। आप उस बच्चों को किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर वो उस उत्तर पर प्रश्न पूछते हैं, फिर वो उत्तर पर प्रश्न पूछते हैं, और वो इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि वो अक्सर बड़ों को निरुत्तर कर देते हैं। तो दर्शन शास्त्री भी बच्चों के तरीके से व्यवहार करता है।
अस्तित्व के बारे में, मूल्यों के बारे में, तर्क के बारे में, जीवन के बारे में, जगत के बारे में, सबके बारे में मूलभूत प्रश्नों को दार्शनिक उठाता है और जब उसका उत्तर दिया जाता है तो उन उत्तरों पर पुनः प्रश्न उठाता है। तो दर्शन का काम प्रश्न उठाना और उसका उत्तर देना, पुनः फिर प्रश्न उठाना, फिर उत्तर देना, इसी प्रक्रिया को करना दर्शन है। दार्शनिक यही करते हैं और इसी से दर्शन का विकास होता है। वैसे विभिन्न आधारों पर दर्शन के शाखाओं की बात की जाती है। तो विभिन्न आधारों पर, अलग अलग आधार पर जब हम दर्शन की शाखाओं की बात करते हैं तो अलग अलग दर्शन की शाखाएं हो जाती हैं। बस यहाँ पर हम मुख्य 5 दर्शन की शाखाओं की चर्चा कर रहे हैं। मेजर जो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक है जो सबसे बेसिक है, जो जन सामान्य में लोगों को लगता है कि दर्शन में यही अध्ययन किया जाता है, वो है मेटाफिजिकल स्टडी, तत्वमीमांसी अध्ययन। जो दर्शन के विद्यार्थी नहीं है, दर्शन के जिज्ञासु हैं, उनको सामान्यतः लगता है कि दर्शन में ईश्वर के बारे में प्रश्न किया जाता है, ईश्वर, ये दुनिया कैसे बनी इसके बारे में प्रश्न किया जाता है, आत्मा होती है कि नहीं होती इसके बारे में प्रश्न किया जाता है, बस इतना ही दर्शन। लेकिन ये बहुत छोटा सा पार्ट है फिलॉसफी का, एक ब्रांच है जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, तत्वमीमांसा कहते हैं। ये सब विस्तार से हम लोग पूरे सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। दूसरी एक ब्रांच है इपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, व्हाट द मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन क्या है, व्हाट द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीमाएं क्या है। ऐसे प्रश्नों का, ऐसे अध्ययन जो हम करते हैं वह अध्ययन ज्ञान मीमांसी अध्ययन। इसके साथ ही साथ हम नीति शास्त्र, इथिक्स में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम ह्यूमन कंडक्ट को राइट एंड रॉन्ग में जज करते हैं, उन प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं। ये नॉर्मेटिव साइंस है, नियामक विज्ञान है। एक और नियामक विज्ञान है जो तर्क शास्त्र के रूप में एक ब्रांच है, जिसमें हम तर्क करने की कला सीखते हैं, सही गलत तर्कों में भेद सीखते हैं। इससे अलग जो सामान्यतः कम प्रसिद्ध है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, दर्शन की एक ब्रांच है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, जिसमें हम सौंदर्य बोध के सिद्धांतों का, कला के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं और चर्चा करते हैं। अब अगर हम बात करें दर्शन के इतिहास की, तो दर्शन का इतिहास, दर्शन की विषय वस्तु जो कंटेंट है वो बहुत ही रिच है। जब से मानवीय सभ्यता है तब से मानो कि मन में क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के बारे में, गॉड के बारे में। तो फिजिकल, ट्रांसीडेंटल, हर तरीके के क्यूरियोसिटी है और उस पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स भी, भिन्न भिन्न उत्तर हैं। तो उन उत्तरों का अध्ययन हम सबको करना है। तो इस चिंतन परंपराओं को हम रीजन के बेस पर, लोकेशन के बेस पर भी डिवाइड करते हैं, जिसे हम इंडियन ईस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी की हम बात करते हैं। तो ये जो टर्म ईस्टर्न और वेस्टर्न आया है, वो टर्म एक्चुअली प्रारंभ होता है 1884 की। 1884 में यूएसए, नॉर्थ अमेरिका जो है, जिसे हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसमें एक मीटिंग की गई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उन 26 कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड के ग्रीनविच को
एक प्राइम मेडियन माना जाएगा, एक लाइन माना जाएगा जिसके बेस पर टाइम जोन डिसाइड होगा। और ये ग्रीनविच लाइन ईस्टर्न और वेस्टर्न तो ग्रुप में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करता है। और ये डिवीजन केवल टाइम जोन के फॉर्म में नहीं रह गया, बल्कि इसने कालांतर में आइडियोलॉजी और कल्चरल फॉर्म भी एक्सेप्ट कर लिया। तो जो ये डिवीजन था, बेसिकली ये डिवीजन नाव, जो समुद्री व्यापार है उसमें जो नावों का संचालन है उसके लिए किया गया था, बट वो समय के साथ ये सिविलाइजेशन के साथ जुड़ गया। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो ये प्रचलित वर्ड है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड, जैसे हम लोग कोई भी बात होती है तो कहते हैं ये आइडिया वेस्टर्न से आया है, वेस्टर्न आइडिया है, इस तरीके की बातें हम तुरंत करने लगते हैं। तो ये आइडिया भी ईस्ट और वेस्ट का आइडिया भी वेस्टर्न आइडिया है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन लगभग पूरे विश्व पर था। वो रूलर क्लास थे, उनको सेंटर में रखकर ईस्ट और वेस्ट डिवाइड कर दिया गया, और हम रूल्ड थे, हम शासित थे, हमने उसको मान लिया। और जब इसे कल्चरल और सिविलाइजेशन के फॉर्म में इसकी बात की जाती है, तो जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात होती है, तो जैसे आप इस मैप में देख रहे हैं, मानचित्र में देख रहे हैं, इस राइट, ये जो ग्रीनविच लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, उसके वेस्ट में तो साउथ अमेरिका भी पड़ता है। बट जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो ये वर्ड जिनके लिए यूज होता है वो वर्ड है मेनली यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और इसके साथ एसोसिएटेड होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक टेम्परामेंट, रैशनल थॉट। Actually, the Western world has experienced movement such like as Renaissance, Industrial Revolution, which significantly influenced the global trade and scientific temperament. हम डेवलपमेंट में कहानी में आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो ग्लोबल ट्रेड था उसके लिए हर्डन क्रिएट हो रहा था, जिसके वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट किया गया और साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना हो पाया। इसके साथ ही जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको एसोसिएट किया जाता है इंडिया के साथ, चाइना के साथ और जापान जैसे कंट्रीज के साथ। और इन कंट्रीज को स्पिरिचुअल, इनर वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, आंतरिक अनुसंधान के फॉर्म में देखा जाता है। इन जनरल ये बातें मानी जाती हैं। बाकी इंडिया में चारवाक भी जो डीप और बड़े कट्टर मटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकवादी, उसको हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। लेकिन ये डिस्कशन हमने यहाँ इसलिए किया कि आप इस बात को लेकर क्लियर रहें कि जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, तो इस डिवीजन का बेसिस क्या है, इस विभाजन का आधार क्या है, ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। और अगर नहीं स्पष्ट हुई तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, हम इस पर बात करें। तो जो हमारा सिलेबस है जिसे हमें यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है, उसमें 10 टॉपिक है। क्लासिकल इंडियन, इपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, क्लासिकल वेस्टर्न, एंशियन, मिडवल एंड मॉडर्न। देखिए यहाँ इंडियन, वेस्टर्न, ये जो वर्ड यूज हो रहा है, इसी सेंस में हमने उसको डिस्कस किया। जब इंडियन वर्ड यूज होता है तो करंट जो इंडिया का शेप है, जोग्राफिकल लेंथ है, उसके सेंस में यूज नहीं होता है, बल्कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज होता है। जब हम इंडियन फिलॉसफी डिस्कस करेंगे, अभी जब हम
इंडियन इथिक्स डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, इंडियन इथिक्स, वेस्टर्न इथिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, recent Western philosophy, Indian social political philosophy, Western social political philosophy, लॉजिक और अप्लाइड फिलॉसफी। ये 10 टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसको हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है लास्ट 5 ईयर के जैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने उसके बेसिस पर ये बनाया है। ये एक्चुअली बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम क्वेश्चन इंडियन इथिक्स से पूछा गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन वेस्टर्न इथिक्स से, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी से, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी से, फिर रिसेंट वेस्टर्न फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा गया, फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिक से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और फिर लॉजिक से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया जो क्लासिकल वेस्टर्न, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न फिलॉसफी है। फिर जो एक नया सेक्शन जुड़ा है पिछले 2-3 सालों में, अप्लाइड फिलॉसफी, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वो है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं वो है क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, तो जो हम अपनी पढ़ाई करेंगे, जो हमारा डिस्कशन होगा वो इसी पर बेस्ड होगा, इसी आधार पर होगा। हम सबसे पहले इंडियन इथिक्स पढ़ेंगे, फिर हम वेस्टर्न इथिक्स पढ़ेंगे, फिर हम वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिर इंडियन सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिर रीसेंट वेस्टर्न फिलॉसफिकल ट्रेंड पढ़ेंगे, रीसेंट ट्रेंड जो वेस्टर्न फिलॉसफी में है, इसमें यहाँ ट्रेंड छूट गया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे, लॉजिक पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न फिलॉसफी, फिर अप्लाइड फिलॉसफी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिकल इंडियन एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स। हमारी जो पढ़ाई होगी, जैसा हमने अपने टाइम टेबल में, शेड्यूल में डिस्कस किया, उस समय हम क्वेश्चंस पेपर पर बहुत जोर देते, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले हमारा जोर इस बात पर होगा कि हम उस सेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चंस के थ्रू हम डीपर एंड डीपर जाएंगे। ये जब हम क्लासेस करने लगेंगे तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये सब पूरा सिलेबस करने से पहले हमें एक पूरी फिलॉसफी का टाइमलाइन के हिसाब से ओवरव्यू लेना है। तो कल की क्लास में और परसों की क्लास में, टुमारो क्लास और डे आफ्टर टुमारो क्लास में वी विल डिस्कस अ टाइमलाइन ऑफ फिलॉसफी। स्टोरी के फॉर्म में एक लिंकअप बनाने की कोशिश करें। इस फ्रेमवर्क से, इस लिंकअप से एक ओवरव्यू बनकर तैयार होगा, और वो ओवरव्यू जो तैयार होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, कई बार कई स्टूडेंट्स उसमें लिंकअप नहीं कर पाते हैं, वो लिंकअप करने का काम करेगा। तो ये बेसिक होगा, ये प्राइमरी होगा, जो हमें समझना है तैयारी शुरू करने से पहले। जब हम ये समझ लेंगे फिर हम सेक्शन वाइज जाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले वो हो पाए। आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि यूट्यूब के माध्यम से क्लासेज हो रही हैं तो डिस्कशन कैसे होगा। तो आप लोग पहले से ही ऑलरेडी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं,
उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस को भेजेंगे और वहाँ के थ्रू हम उसका जवाब देंगे। अगले दिन की क्लास में उसका डिस्कशन होगा। आप लाइव चैट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये माध्यम होगा हमारे डिस्कशन में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की फिर लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग टाइम लाइन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग भारतीय दार्शनिक मंच के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, जिससे जब हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।